सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक कारक। जी हाँ, कारक में भी हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक। कर्म कारक से संबंधित सभी उपपद विभक्तियां और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहिए और पूरा वीडियो चलिए देखिए। साथियों, तो हम शुरू करते हैं। उपपद विभक्ति। किसकी उपपद विभक्ति आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं? तो कर्म कारक। साथियों, कारक क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और कर्म कारक क्या होता है यह भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कर्म का मतलब द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, कौन कौन से वाक्यों में हमें द्वितीय विभक्ति का किस प्रकार से प्रयोग करना है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके अलावा और भी जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में, लगभग सभी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उपपद विभक्ति यानी कारक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए और बने रहिए साथ में। हम शुरू करते हैं। पहला सूत्र मैंने यहाँ पर लिया है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी कि अंतरा जो शब्द है और अंतरेण यानी इन शब्दों की जो सन्निकटता, जहाँ पर हमें सन्निकटता यानी समीपता हमें जहाँ पर प्रतीत होती है, वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने लिया अंतरा, सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि गंगा यमुनाम, गंगा यमुनाम, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः, यानी गंगा और यमुना के बीच में जो है वह क्या है? प्रयागराज है। तो गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः। तो आपको परीक्षा में ये देखना है कि अंतरा शब्द का यदि प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। और यदि परीक्षक ने आपसे जब पूछा है तो वहाँ पर कोई अन्य विभक्ति उसने दी है, तो आपको वहाँ पर अंतरा शब्द देख करके या फिर अंतरेण जो शब्द है वह देख करके आपको क्या करना है? वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, कर्म कारक का वहाँ पर आपको प्रयोग करना है। जैसे कि गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः। इसी प्रकार से अंतरेण, जैसे कि ज्ञानम बिना, अंतरेण का अर्थ मैंने आपको बताया बिना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ज्ञानम विना जीवनम नास्ति। अर्थ, इसका अर्थ ले रहे, जैसे ज्ञानम अंतरेण भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ज्ञानम अंतरेण। इस प्रकार से यह हमने एक सूत्र पढ़ा कि अंतरा अंतरेण युक्ते। अब आपको ये याद रखना है कि अंतरा और अंतरेण इन दो शब्दों का प्रयोग जहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर सभी जगह सभी वाक्यों में द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का वहाँ पर हमें प्रयोग मिलेगा। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं और एक नया सूत्र है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, यानी कि अभितः जो शब्द है, परितः शब्द है, समया निकषा हा और प्रति, इन शब्दों का योग जहाँ पर होगा वहाँ पर भी द्वितीय कारक या कर्म कारक होगा। जैसे अभिता का अर्थ होता है चारों ओर, परितः का अर्थ होता है सभी ओर, समया निकषा का अर्थ होता है समीप में या पास में, हा का मतलब आप समझते हैं जो दया रूपी एक भाव जो जहाँ पर प्रकट होता है, वहाँ पर हम हा शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रति शब्द का, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देना है, या फिर दीनम प्रति दयाम कुरु, इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है हमारा है अभितः, तो हम अभिता का अर्थ होता है चारों ओर। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं कि नृपम नृपम अभितः नृपम अभितः मंत्रिणः सन्ति, यानी कि राजा के चारों ओर मंत्री गण है या मंत्री लोग रहते हैं या मंत्री लोग हैं। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे, नृपम अभितः मंत्रिणः सन्ति। उसी प्रकार से जब हम परितः यानी सब और, परितः का अर्थ होता है सभी और चारों तरफ, तो परितः का अर्थ जब हम लेंगे तो कैसे बनाएंगे हम? जैसे कि मंदिरम परितः, सेंटेंस बना रहे हैं, मंदिरम परितः यानी मंदिर के सभी ओर। क्या है मंदिर के सभी ओर? तो वृक्ष हैं या लोग हैं, जन सम्वर्धन जिसको कहते हैं, लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हम क्या कहेंगे? मंदिरम परितः जनाः सन्ति या मनुष्याः सन्ति। इस प्रकार से इनका जब हम उपयोग करेंगे
किनका, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगेपि। इन वर्णों का हमें जहाँ पर सेंटेंस में, वाक्य में जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमेशा हमें याद रखना है कि कर्म कारक या जो बोलते हैं द्वितीय विभक्ति आएगी। सभी जगह द्वितीय विभक्ति होगी, आपको यह याद रखना है। जहाँ पर अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगेपि। और जैसे प्रति का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, निकषा का उदाहरण देता हूँ। निकषा का उदाहरण होगा जैसे कि ग्रामम समया निकषावा। जैसे कोई व्यक्ति गांव जा रहा है तो वह कहेगा कि ग्रामम निकषा, या गांव के पास में तालाब है तो ग्रामम निकषा तडागम वर्तते या तडागम अस्ति। इस प्रकार का वह सेंटेंस बनाएगा, तडागम वर्तते। तो निकषा और समया का अर्थ जो बताया मैंने पास में। हा का मतलब जो कि किसी दया करना, जैसे हा नास्तिकम, ये किस प्रकार का नास्तिक व्यक्ति है, इस प्रकार से हा नास्तिकम। या प्रति का जब हम वाक्य बनाएंगे तो जैसे दीनम प्रति दयाम कुरु, दीनम प्रति दयाम कुरु, तो यह प्रति शब्द यहाँ पर हुआ, हा शब्द हुआ, निकषा हुआ, समया हुआ। ये वर्ण जो यहाँ पर लिखे हैं सूत्र में, इनका उपयोग जब हम किसी सेंटेंस में या वाक्य में जब करेंगे तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, यह आपको याद रखना है। इसी प्रकार से और जो उपपद विभक्तियाँ होती हैं, जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूत्र आपको यहाँ लिखे हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। अधि शिंग स्थासाम कर्म, यानी कि कौन कौन सी धातुएं यहाँ पर ली हैं। शिंग धातु जिसका अर्थ होता है सोना, स्था धातु यानी बैठना, अस धातु जिसका अर्थ भी होता है बैठना, यानी कि बैठना, सोना आदि जो धातुएं हैं, इन धातुओं का जब हम उपयोग करेंगे और उनका आधार जब कर्म होगा, यानी इनका उपयोग करने में इनका आधार जब कर्म होगा, तब वहाँ पर यदि अधि उपसर्ग लगा है तो इनका जो आधार होगा वह क्या होगा, कर्म आधार होगा। जैसे कि हम जब उनका उपयोग करते हैं नॉर्मली तो कैसे करते हैं कि नृपः, नृपः सिंहासने, कैसे उपयोग करते हैं हम, नृपः सिंहासने तिष्ठति। इसका अर्थ होता है कि राजा सिंहासन पर बैठा है या बैठ रहा है। तो नृपः सिंहासने तिष्ठति, ये तो हमने सेंटेंस बनाया, लेकिन अभी यहाँ पर जो तिष्ठ धातु या स्था जो धातु है, इस धातु का जो आधार है वह क्या है, कर्म तो नहीं है। यहाँ पर जो इसका आधार है क्या है, सिंहासन है, लेकिन जब हम इसमें अधि उपसर्ग लगाएंगे तो इसका जो आधार यानी जो सिंहासन है वह क्या हो जाएगा, कर्म में हो जाएगा या कर्म कारक में हो जाएगा। जब हम इस धातु की क्रिया में अधि लगा देंगे, यदि हम यहाँ पर अधितिष्ठति, इस क्रिया में हम यहाँ पर जब अधि लगा देंगे तो यहाँ पर जो इसका आधार है सिंहासन, यह क्या हो जाएगा, कर्म कारक में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, सिंहासनम अधितिष्ठति, क्या बनेगा इसका रूप, नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति। अब आप इसका हिंदी में अर्थ लगाएंगे कि राजा सिंहासन पर बैठता है। जब इसका आप अर्थ लगाएंगे और अर्थ लगाने के बाद में यहाँ पर आपसे आपका जो पेपर में प्रश्न आया है उसको आप गलत कर देंगे कि यहाँ पर तो सप्तमी विभक्ति होना चाहिए, क्योंकि सिंहासन में बैठा है, सिंहासन के ऊपर बैठा है। तो अधिकरण सोच करके आप सिंहासने, यह जो सेंटेंस है आप यहाँ पर सही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग लगा होने के कारण इसका जो आधार है तिष्ठति, जो इस तिष्ठति में अधि लगने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसके आधार यानी सिंहासन में जो आधार है, जहाँ पर बैठा है या जहाँ पर सो रहा है, उस आधार में यदि क्रिया में अधि उपसर्ग लगा है तो उसके आधार में कर्म यानी कि द्वितीय विभक्ति होगी, यह आपको याद रखना है। इसी प्रकार से शिंग धातु, जैसे कि अधिशिष्ये चंद्रापीड़ा पट्टम अधिशिष्ये, एक प्रयोग बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ चंद्रापीड़ा, या फिर हम किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर नाम ले लेंगे, चंद्रापीड़ा सिंहासनम, सिंहासनम अधिशिष्ये, अधिशिष्ये यानी कि अधि यहाँ पर जो हमने क्या ले लिया, अधि उपसर्ग के साथ में अधिशिष्ये। इस प्रकार से जब हम वाक्य बनाएंगे चंद्रापीड़ा सिंहासनम अधिशिष्ये, यानी कि अधि उपसर्ग जब लग जाएगा तो उसके अधि उपसर्ग लगने के कारण, क्रिया में जब अधि उपसर्ग लगेगा या इन तीन धातुओं में केवल शिंग धातु, स्था धातु और आस धातु, इनमें जब अधि उपसर्ग लगेगा तो जो हमारा ये आधार है, इस आधार में हमेशा कर्म हो जाएगा यानी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यह आपको याद रखना है। इसी प्रकार से इसके जो उदाहरण बनेंगे वह क्या बनेगा, जैसे कि आसनम अधितिष्ठति या आसनम अधिशिष्ये या मुक्तशिलायाम अधितिष्ठति, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे।
और इम्पोर्टेंट जो कुछ और उदाहरण हमारे पास या सूत्र बचे हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तथा युक्तम चानीपसितम, यह क्या करता है कि जो करता है यानी जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वह जब कार्य करता है तो अनिप्सित यानी ईप्सित कार्य तो कर ही रहा है। ईप्सित का मतलब है कि वह जो कार्य करने गया है, जैसे कोई करता है अपने गांव जा रहा है या अपने घर जा रहा है, कोई छात्र है अपने घर जा रहा है, तो वह घर जाते हुए उसका जो प्रधान कर्म है वह क्या है, जाना। तो जैसे हम कहेंगे कि कुछ कर्ता अनिप्सित होते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से संबंध रहते हैं। जैसे कि घर तो जा रहा है वो, उसका घर जाना जो है वह क्या है, अनिप्सित है। मतलब ईप्सित कर्म क्या हुआ, उसका घर जाना, यानी प्रधान कर्म है घर जाना, और उसको घर जाते हुए रास्ते में वह कोई पत्थर उसको मिला रास्ते में, या फिर कोई लकड़ी मिली तो जिसके साथ वो खेलता हुआ जा रहा है, ठीक है, या उस पत्थर को वह पैरों से मारता हुआ जा रहा है, तो उसका प्रधान कर्म तो है घर जाना, यानी ईप्सित कर्म जो है उसका क्या है, चलना। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे कि गच्छन बालकः गच्छन तृणम स्पृशति, बालक जो है वह जाता हुआ क्या कर रहा है, उस तृण को स्पर्श कर रहा है। तो जो तृण है यानी कि जो उसका अनिप्सित कर्म है, उसको यह पक्का नहीं है कि वो रास्ते में जा रहा है तो इस पत्थर को छेड़ेगा ही छेड़ेगा, या उस लकड़ी को उठाएगा ही उठाएगा, या रास्ते में कुछ व्यक्ति मिल रहा है तो उससे बात करेगा ही करेगा, वह उसका ईप्सित कर्म नहीं है। उसका ईप्सित कर्म क्या है, घर जाना। लेकिन रास्ते में उसको कुछ मिल गया तो वह क्या कर रहा है, उसके साथ भी वह अपना टाइम पास करता जा रहा है। जैसे कि कोई खाना खा रहा है तो खाना खाते हुए बीच बीच में जल भी पीता है। तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे कि भोजनम कुर्वन् जलम पिबति, ठीक है, या फिर ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। तो ग्रामम गच्छन ये जाता हुआ है ना, तृणम स्पृशति, ये तो जो तृण है इसमें क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, यानी कि इसका मुख्य काम नहीं है घर तृण को स्पर्श करना, लेकिन फिर भी यदि वो रास्ते में जाता हुआ इस तृण को स्पर्श कर रहा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कर्म कारक होगा। और यह सूत्र इसका होगा तथा युक्तम चानीपसितम। यहाँ पर आपके दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उदाहरण दे दिया जाएगा और चारों ऑप्शन में एक एक सूत्र रहेंगे। तो उन सूत्र में आपको जो है यहाँ पर ये तथा युक्तम चानीपसितम इस वाले सूत्र को करना है। और यदि सूत्र नहीं दिया है, केवल सूत्र दिया है, उदाहरण आपको बताना है, तो यहाँ पर आप कर्म करके अनिप्सित कर्म में भी अनिप्सित जो कार्य है वहां पर भी आप कर्म करके यहाँ पर इसको सही कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट सूत्र बचा है उपान बध्यांग वसह, यानी कि जो उप कौन कौन से यहाँ पर बस धातु के साथ में, जो बस धातु है इस बस धातु के साथ में उप, उप के बाद में अनु अधि आ, इनमें से उप सबसे पहला उपसर्ग यहाँ पर दिया है उप, उप के बाद में दिया है अनु अधि और अनु अधि और आ, आंग जो दिया है यह यहाँ तो इसका चला जाता है, लोप हो जाता है आ। यानी कि कौन कौन से उपसर्ग हैं बस धातु के साथ में आपको याद रखना है। सबसे पहला उपसर्ग है आपका उप उपसर्ग है, उप के बाद में अनु उपसर्ग है और अनु के बाद में अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग के बाद में आ या आंग है तो हम केवल आ लेंगे। यह चार उपसर्ग हैं और इन चारों उपसर्ग के रहते हुए बस धातु में क्या होगा, कर्म होगा। बस धातु का जब हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने में यदि इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लगा है तो क्रिया का जो आधार है वह कर्म होगा। जैसे भगवान विष्णु हैं, अब भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, तो हम उनका कैसा यहाँ पर यूज करेंगे वाक्य में कि विष्णु वैकुंठम, विष्णु वैकुंठम अधिवसति, ठीक है, अधिवसति। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो क्रिया है बस धातु है, इस बस धातु के साथ में यदि अधि उपसर्ग लगा है तो इसका जो आधार है इस आधार में क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा या द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो वैकुंठम अधिवसति, वैकुंठम उपवसति, वैकुंठम अनुवसति या वैकुंठम आवसति। यह यहाँ पर चारों उपसर्ग हम यहाँ पर लगा करके बस धातु के साथ में इसका जो आधार होगा इस आधार में कर्म करेंगे या कर्म कारक करेंगे या द्वितीय विभक्ति का यूज करेंगे। यह आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और यही आपको यहाँ पर याद रखना है। एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहती है, जैसे कि आप अधि के साथ में अनुवसति कर देंगे, आवसति कर देंगे, उपवसति भी बना लेंगे, लेकिन उपवसति
उपवसति का एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उपवस का अर्थ उपवास करना, ना खाना हो, यानी कि उपवास का मतलब यहाँ पर क्या हो, जैसे कि व्यक्ति को खाना ही नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का जब वह उपवास करता है तो यहाँ पर कर्म नहीं होगा। जैसे कि वन में, जंगल में कोई व्यक्ति उपवास, अब जंगल में तो उपवास करता कोई नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ खाने का ही नहीं मिलेगा, तो सेंटेंस में क्या अर्थ, हमें अर्थ क्या लगाना है कि जंगल में वह उपवास कर रहा है, तो ना खाना, अब हमें निश्चित है कि जंगल में तो वह खाना खाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पर वने उपवसति क्या लिखेंगे, वने उपवसति। आपको याद रखना है यहाँ उपवसति देख करके कि यहाँ पर उप है और उप उपसर्ग है और वस धातु है, तो यहाँ पर हम जो है वनम कर दें या बैकुंठम कर दें, बैकुंठम नहीं वनम केवल होगा, बने बने नहीं, वनम नहीं करना है। वनम क्यों नहीं करना है, क्योंकि वन में तो वह उपवास का अर्थ क्या है, खाना नहीं, यानी कि व्रत करना है, फास्ट करना है, तो वहां पर हम क्या लेंगे, उपवसति का अर्थ व्रत करना है, तो वहां पर बने बने आएगा, वनम नहीं आएगा, यह आपको याद रखना है। यह थोड़ा सा इससे हट करके था और इसी से संबंधित था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। और आप जानते हैं कि परीक्षा में जो थोड़ा सा हट करके ही होता है वही परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वह आपकी किसी भी चीज़ की परीक्षा हो। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो मैंने आपको कर्म कारक के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बताए हैं, उपपद विभक्तियों के सूत्र बताए हैं, जैसे कि अंतरा अंतरेण युक्ते, जैसे गंगा यमुनां च अंतरा प्रयागः ज्ञानम बिना अंतरेण आदि, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, अभितः का मतलब होता है चारों ओर, परितः का मतलब होता है सभी ओर, समया निकषा का अर्थ होता है पास में, हा का मतलब धिक्कार या आदि चीजें, प्रतियोगी का प्रति का अर्थ होता है जैसे कि किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण देखे, नृपम अभितः मंत्रिणः सन्ति, नृपम यानी नृप अभितः लगा है इसलिए यहाँ पर नृपम में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, परितः लगा है इसलिए मंदिर में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, निकषा लगा है इसलिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, प्रति शब्द का यूज हुआ है इसलिए दीनम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो तीन धातु यहाँ पर दी है, शिंग धातु, स्था धातु और आस धातु, ये धातुओं के उपयोग में या इन धातुओं का जब रूप बनाएंगे तो कर्म में यदि अधि उपसर्ग लगा है तो इनका जो क्या बोलते हैं आधार होगा वह आधार कर्म संज्ञक होगा। जैसे कि चंद्रा पीड़ा सिंहासनम अधिशिष्ये, नृपः सिंहासने सिंहासने तिष्ठति, अब इस तिष्ठति क्रिया में यहाँ पर मैंने ये अधि उपसर्ग नहीं लगाया इसलिए सिंहासने हुआ है, सप्तमी विभक्ति हुई है, याद रखना। और जब हम यहाँ पर यह अधि उपसर्ग लगा देंगे अधितिष्ठति तो यह सिंहासने नहीं होगा, सिंहासनम होगा, सिंहासनम अधितिष्ठति, सिंहासनम अधिशिष्ये, इस प्रकार से रूप बनेंगे। तथा युक्तम चानीपसितम, एक और हमने इस इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ा कि अनीपसित कार्य, यानी ईप्सित तो है उसका घर जाना, कोई बच्चा घर जा रहा है या कोई व्यक्ति गांव जा रहा है तो उसका ईप्सित कार्य गांव जाना, लेकिन रास्ते में वो कुछ ना कुछ काम करते हुए जा रहा है तो वो जो काम करेगा वह अनीपसित है, लेकिन फिर भी वह अनीपसित कार्य करते हुए भी वहां पर क्या हो जाएगा, कर्म विभक्ति या द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, यह आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट एक और सूत्र बताया मैंने, बस धातु के साथ में उप अनु आदि और आ, यह यदि उपसर्ग लगे हैं तो बस धातु जो है वह आपकी द्वितीय, उसका जो आधार होगा वह क्या होगा, कर्म आधार होगा, द्वितीय विभक्ति का आधार होगा, यह आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चैनल को नया आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।